बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जिसको हम हमेशा पुट ऑफ करते रहते हैं, लेकिन रियलाइज़ नहीं करते हैं कि चीज़ों को पुट ऑफ करने से या आगे करने से किन किन मेजर नुकसानात को भी हम फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी बाद में। ये जो एक टर्म है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ये वाली चीज़ बाद में कर लेंगे, फलां वाला काम बाद में कर लेंगे। नॉर्मल डे टू डे रूटीन की भी अगर हम बात करें कि भाई दवाई लेनी है, अच्छा मैं बाद में ले लूँगी, पहले मैं ज़रा अपने घर के काम कर लूँ। लो जी, काम करते 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 एहसास ही नहीं हुआ, दवाई का टाइम ही निकल गया और बाद में वाला, वो जो बाद में वाला जो एलिमेंट है वो आया ही नहीं। ये तो एक डे टू डे लाइफ की चीज़ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी डिसीजंस में, बड़े बड़े फ़ैसलों में बहुत सी चीज़ें हमने सोची होती हैं, प्लान आउट की होती हैं, और जब मौका आता है तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार बाद में कर लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक यंग बच्ची है, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल की, मास्टर्स भी कर लिया, अब उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो उसने सोचा कि यार काम ना मैं बाद में करूँगी, मैं बाद में स्टार्ट करूँगी काम वगैरह के मामलात, अभी मैं थोड़ा सा घर पे फोकस करती हूँ। अच्छा, कुछ टाइम गुजरा, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चे हो गए, यही सोचते रहे कि जी बाद में बाद में बाद में बाद में अपनी फील्ड, अपने करियर की तरफ जाएंगे। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब 15, 20, 30 साल गुजर जाते हैं और बंदा मुड़ के देखता है और कहता है मैंने सोचा था मैं बाद में ये करूँगी या करूँगा, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही नहीं आया। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि नेवर पुट ऑफ टू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी कि कल पे कोई भी ऐसी बात ना छोड़ें जो आप आज के दिन में कर सकते हैं या मुका सकते हैं। और ये एक जेन्युइन फैक्ट है व्यूअर्स। इसी तरह हम जब अपनी ज़िंदगी में अपनों के साथ वक्त गुजारने की बात करते हैं, एक वाहिद चीज़ जिसको हम हमेशा बाद में डाल देते हैं वो है वक्त गुजारना। माँ बाप, घर वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ हमारे ऐसे करीबी ताल्लुक़ होते हैं जिनको हम हमेशा कहते हैं कि यार अभी हम अपना करियर बना, अच्छा अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बाद में जब ज़रा सेटल हो जाएगी ज़िंदगी तो तब टाइम देंगे अम्मा अब्बा को। अच्छा फिर काम का मामला शुरू हो गया, पढ़ाई ख़त्म हुई, जॉब्स वगैरह की तगदौ में आप लग गए, अच्छा नौकरी लग गई या अपना कोई काम शुरू कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप कर ली, अच्छा वो भी हो गया। उसके दौरान भी आप बहुत मसरूफ़, तो आपने सोचा माँ बाप को टाइम देंगे लेकिन बाद में, थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा जब मेरे पास और टाइम होगा। अच्छा, अपने करियर को बनाने की तरफ चले गए, अच्छा अपनी फ़ील्ड में काम करना शुरू कर दिया, अब अपना करियर बना रहे हैं, अपनी फ़ील्ड में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, घर वालों को देने को टाइम नहीं मिल रहा, माँ बाप को तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, फिर सोच रहे हैं बाद में देंगे। और फिर एक ऐसा दिन आता है व्यूअर्स जब आपको एक फ़ोन आता है कि जी अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे या अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, और उस लम्हे पे आपको एहसास होता है कि अब तो बाद में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो वक्त ही गुजर गया। सो व्यूअर्स, हर चीज़ को बाद में या कल पे डालना एक बेहतर आइडिया नहीं होता। हमें अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को देखिए, बाद में लोग बदल जाते हैं, बाद में बाद में दिल समझदार हो जाता है। जो भी काम इंसान ने करना होता है, अगर आप उसे इमीडिएटली नहीं करते तो बाद में तो बाद में किसने क्या देखा है व्यूअर्स? वो जो कहते हैं ना, कल किसने देखा है, उस कल के इंतज़ार में आप अपने आज को भी बर्बाद कर देते हैं। और अक्सर लोग यही कहते हैं कि वो आने वाले कल की एंग्जाइटी में ही इंसान जो है वो अपने आप को मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला कर देता है। वक्त तो रुकता नहीं है और हर लम्हा जो है वो आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। हर लम्हे को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस को लेना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज मैं एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाह रही थी। एक्सक्यूज़ मी। होता यह है कि व्यूअर्स, बाद में ऐसी टर्म है जो हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, एक हौसला देने के लिए कि यार ये बाद में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे जाके जो काम आप अभी नहीं कर पाए क्योंकि अभी आपके पास वक्त नहीं था, आगे जाके तो आपकी मसरूफियात और बढ़ेंगी, आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ेंगी। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कौन हैंडल करेगा और कौन टेक ओवर करेगा जब 50 और चीज़ें आपके पास चल रही होंगी? टाइमली चीज़ों को हैंडल करना। ज़िंदगी के बहुत से लम्हे जो हैं वो चाय की तरह होते हैं, वक्त पर
जी लो तो मज़ा आता है, यानी कि गरम गरम चाय आप इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेट करें तो उस चाय का जायका ख़राब हो जाता है या वो ठंडी हो जाती है, तो आप उसको इंजॉय नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना है तो जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी या मौका आए उसको अवेल करें। उसी तरह जिस तरह एक फूल है, वो खिला एक सर्टन टाइम के लिए और एक सर्टन टाइम के बाद उसने मुरझा जाना है। ये ज़िंदगी का, नेचर का, दुनिया का एक निज़ाम है। सो क्या बेहतर डिसीजन ये नहीं है कि फूल मुरझाने से पहले आप उसकी खुशबू को भी इंजॉय कर लें, उसको देखने में भी इंजॉय कर लें, ना कि ये सोचे कि यार वो फूल एक लगा हुआ है बाहर लॉन के अंदर, मैं बाद में जाके उसको देखूंगा, हाँ मैं बाद में जाके उसकी खुशबू सूंघूंगा, कितना खूबसूरत फूल है। अच्छा वो बाद में जब तक आप बाहर गए वो फूल मुरझाया हुआ, मरा हुआ, ख़त्म हो गया, कहानी ओवर। और ज़िंदगी भी ऐसी ही है, चुटकी बजाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। सो चीज़ों को बाद में या लेटर ऑन पे छोड़ने की मेरे ख्याल से डिसीजन इतनी स्मार्ट नहीं होती। और स्पेशली अगर हम रिश्तों की और ताल्लुकात की बात करें तो काश वो हमने उस वक्त ये बोल दिया होता, काश उस वक्त ये कर लिया होता। हमारे अपने जानने वालों में इसी तरह का एक मामला हुआ कि हमारे मतलब रिलेटिव्स में ही रिश्ते की बात चल रही थी, तो बड़ी छोटी उम्र पे इन लोगों की बात हुई और आपस में पसंद भी थी लड़का लड़की की एक दूसरे के साथ। खैर लड़की की अब एक ऐसी एज और एक ऐसी स्टेज पहुंच रही थी जहाँ पे उसके घर वाले कह रहे थे कि जी अब डिसीजन की तरफ जाना है, तो अगर आप लोगों ने रिश्ता लेके आना है फॉर्मली तो आप लेके आ जाएं। लड़के वाले, लड़का जो है वो मेडिकल पढ़ रहा है, एमबीबीएस ख़त्म होगा। अच्छा एमबीबीएस ख़त्म हुआ तो घर वालों ने लड़की के कहा कि जी, अब उन्होंने कहा जी बाद में थोड़ा सा लड़का जो है वो अपनी रेजिडेंसी, अपनी थोड़ी सी चीज़ें कर ले तो फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी ये वो। अच्छा जी एक्सक्यूज़ मी, उसका वेट किया, फिर मज़ीद टाइम गुजरा, फिर ये डिसाइड किया कि भाई अपना उसका क्लिनिक होगा, अपनी उसकी प्रॉपर प्राइवेट प्रैक्टिस होगी। उस दौरान लड़की वालों ने उसका रिश्ता पक्का किया, उसकी शादी डन की और उसकी रुखसती कर दी। और अफसोस की बात यह कि वो लड़का अभी भी अनमैरिड है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए उस लड़की की शादी को, ऑलमोस्ट 10 साल। सोचें 10 साल हो गए उस लड़के ने शादी नहीं की कि उसको ये रिग्रेट था कि यार ये बाद में कह के मेरी फैमिली ने जहाँ पे मैं रिश्ता करना चाहता था और इतने सालों से मेरी लाइकिंग थी वो मामला ही ख़त्म हो गया, क्योंकि लड़की के घर वाले भी तंग आ गए और सच्ची बात है वो लड़की भी तंग आ गई कि भाई बाद में मेरी, मैं एक स्टेज पे पहुंचती जा रही हूँ, उसने भी बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचा होगा। सो बात यह है कि जब बाद में कहते हैं तो अपने गिरदो नवाम में भी देखें कि क्या वो लोग या वो आपके रिश्ते भी बाद में हैंडल कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बाद में वाला जो फैसला होता है ना, वो सिर्फ आपका नहीं हो सकता, जो लोग उस फैसले में भी इन्वॉल्व हैं उनको भी आपको देखना पड़ता है। जैसे कि ये रिश्ते के मामले की बात हो रही है, जैसे कि बच्चियों की या बच्चों की तालीम की बात होती है, बच्चों ने बैचलर्स कर लिया, उसके बाद मास्टर्स में दाखिला हो गया, माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं बाद में कर लेना, नहीं बाद में कर लेना, अभी नौकरी शुरू कर लो। वो बाद में वापस यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना ही नहीं होता। तो चीज़ों को मौके पे टाइमली, अगर आप में इतनी सख्त है, अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं या जो भी मामला है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो बाद में बात मत डाला करें। शेफ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में जी, ये बाद में वाली जो चीज़ है ना, मुझे ये बड़ी चुभती है बहुत ही ऑन पॉइंट और बेहतरीन मैं कहती हूँ कि टॉपिक है। इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। स्पेशली जैसे आपने रिश्तों का एक पॉइंट हाईलाइट किया, तो उसमें देखें जैसे बुज़ुर्गों को अभी हमने बात की कि हम कहते हैं कि अच्छा अभी बहुत बिजी लाइफ है, मैं थोड़ा सा करियर बना लूँ, फिर तो मैंने टाइम देना है, मैं तो फिर तो घर वाले ही होंगे, फिर तो फैमिली होगी, वालिदैन होंगे। लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि फिर उसके बाद सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं, क्योंकि वो आपको यही सोच रह जाती हैं यार अभी तो मैंने बड़ी बातें करनी थी, अभी तो मैंने बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ कहना था। कितने लोग रोते हैं और पिटते हैं और कि मुझे अपनी अम्मी की खिदमत करने का मौका नहीं मिला, मुझे अपने अब्बा की खिदमत करने का मौका नहीं मिला। और वही वाली चीज़ होती है ना, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है या वो सदा ही रहेंगे और हम साथ। सदा ही रहेंगे। बट एक और देखो एक और बात जो याद रखने वाली है, हम ना टाइम आपको बता के नहीं आता कि बस अब फलां बंदा जो इस दुनिया से जाने वाला है, बस हो जाती है ये चीज़ें। और हम तो जितने लम्हे हैं जो हाथ में हैं उनको तो एंजॉय कर लें। और इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे बच्चों का भी एक होता है कि बच्चे छोटे हैं तो
हम उनको उस तरह से कडल नहीं कर पाते या उस तरह से अच्छा अभी चलें ठीक, अब वो देखते ही देखते वो हमारे कद से ऊंचे हो जाते हैं। अब देखो ना, वो लेटेस्ट एक चैलेंज आया हुआ है कि लास्ट टाइम कौन सी चीज़, एक आखिरी दफ़ा कौन सी चीज़ आपने अपने बच्चों के साथ की या नहीं की जो आपको आज भी याद है। तो बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि हमने लास्ट टाइम याद ही नहीं है कि अपने बच्चे को गोद में कब उठाया। अब बात ये है कि बच्चा एक सर्टेन एज के बाद गोद में उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी उम्र पे हम कहते हैं उतरो गोद से, उतरो साइड पे हो, नहीं करो तंग, बाद में वो बाद में करके बच्चे आपके कद से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। कहाँ गोद में बिठाएंगे, कहाँ वो वाली लाडियां होंगी, कहाँ बच्चे आपको वो वाला टाइम देंगे। एक वक्त होता है जब बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो आपकी एक एक बात से फैसिनेट होते हैं और उनको दुनिया में अम्मा और अब्बा के आगे पीछे घूमने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। और फिर एक वक्त होता है कि अम्मा अब्बा तरस रहे होते हैं कि बच्चे 2 लम्हे बैठ के मेरे साथ बात करेंगे, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उनके पास अब वक्त नहीं होता और उनके दिमाग में अब ये बात आ गई होती है कि बाद में। तो जो बाद में हम उनको कहते हैं, वो बाद में जब हमें कहा जाता है तो हमें चुभता है। बिल्कुल। और देखो ये चीज़ आज हम लोगों को इम्प्लीमेंट करती है क्योंकि हमारे बच्चे उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो बड़े भी नहीं हैं पूरी तरह और छोटे भी नहीं हैं, उग से रहे हैं अभी। अब इस स्टेज पे अपनी रिलेशनशिप्स की अगर हम वैल्यू करेंगे, और याद रखना जब हम अपने बच्चों को बाद में प्यार नहीं करेंगे तो वो भी फिर हमें बाद में प्यार नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हकीकत है ये कि जो हम बताएंगे, जो हम डालेंगे वही कल फिर, और फिर वो हमसे शायद उस वक्त बियर नहीं किया जाता। जैसे कि हम बात करते हैं कि झूठ बोलना बच्चे कैसे सीखते हैं। बेटा गेट पे जाके कह दो कि मामा घर पे नहीं है, जबकि मामा खुद घर पे और मामा ही बच्चे को कह रही है कि जाओ झूठ बोलो मेरे लिए। फिर जब वो बच्चा झूठ बोलता है तो हमें चुभता है। इसी तरह जब आप इसी बच्चे को बार बार कहते हैं बेटा अभी नहीं ना, बेटा 1 मिनट ना, बेटा मामा बिजी है ना, बेटा परे हो, अच्छा कुछ काफ़ी दफ़ा आपने ये बात कह दी, बच्चे के दिमाग में फिट हो गई। आगे जाके जब आप उसे कहेंगे कि बेटे 2 मिनट बैठ के मेरे साथ चाय तो पी लो, अभी बाद में मुझे स्कूल जाना है, बेटा 2 मिनट बैठ के ज़रा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अम्मी बाद में जब काम शाम से फ्री होके आऊँगा तो शाम को आऊँगा। क्या पता कि अम्मी की वो आखिरी सांस हो जब वो आपको कह रही थी कि रुक जाओ मेरे पास 2 लम्हे। सो बाद में अपनी पर्सनल चीज़ों को भी, ताल्लुकात को भी, किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ को बाद में पे नहीं डालना चाहिए, बिकॉज उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं व्यूअर्स फिर इंसान सारी ज़िंदगी रिग्रेट करता है। मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो अब अपनी अम्मा की या अब्बा की बड़ी खिदमत करते हैं, तो जब पूछो उनसे तो वो आगे से कहते हैं कि भाई जी अब्बा या अम्मा जब उनके दूसरे जो पेरेंट जो अब दुनिया में नहीं है वो जब थे तो उस वक्त उनकी खिदमत नहीं की, तो एहसास हुआ ये कि भाई जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो चला गया उसको तो वो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली ना। सो रिग्रेट करने से, पछताने से पहले ही इंसान अगर अपने आप को खींच ले और अपनी चीज़ों को मैनेज कर ले तो इंसान बड़ी खुशहाल और खुश ज़िंदगी गुजार सकता है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन में शेफ़ आमना इलियास से जानेंगे कि आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। और आज बाय द वे आगे जाके हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, गिल्टियाँ, या जिनको हम सिस्ट्स भी कहते हैं या जिनको ग्रोथ्स भी कहते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से पे उग सकते हैं, आपके गुर्दों पे भी उग सकती हैं सिस्ट्स, अब जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, आपके यूट्रस में भी हो सकती हैं, आपकी ओवरीज पे भी, आपके गुर्दों के ऊपर भी सिस्ट्स बन सकते हैं। जिस्म के हर हिस्से के अंदर, दिमाग के अंदर रसौलियाँ बन सकती हैं। कौन सी डेंजरस है, कौन सी नहीं है, इनका इलाज क्या है और क्या करना चाहिए अगर आपके जिस्म में बार बार इस किस्म की गिल्टियाँ बन जाती हैं, इस पे भी आज बात करेंगे, स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। एंड देन आज हम बात करेंगे ऑफ कोर्स अपने आप को मेंटल पीस और सुकून देना आर्ट, क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी के थ्रू, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे शेफ़ आमना के किचन में, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में, आमना के किचन में। क्या हाल है आपके आमना? बिल्कुल ठीक। मेरी खांसी जुकाम की वजह से मुझे मना किया गया किचन में आने से, जी कि मैं हांडी रोटी में हाथ ना डालूं और सबको बीमार ना करूं। आज अब वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे और यहाँ पे काम होगा। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? वो आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, मैं हांडियाँ मिक्स कर रही होती हूँ वहाँ पे खड़ी होके। अच्छा, आज कौन सी वायरल रेसिपी आपने चूज की? जी आज आपको पता है डिफरेंट तरह के हम लोग कबाब ट्राई करते रहते हैं, तो आज ये है एक लुकमानी कबाब।
हम वो बना रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हम बना रहे हैं चिकन के साथ, तो बिल्कुल यानी इजी सी रेसिपी है कबाब की, लेकिन इसके अंदर हम ये करेंगे जैसे हम खड़े मसाले का कीमा बनाते हैं मोस्टली, तो उस तरह से फिर हम लास्ट में इसमें प्याज, टमाटर और उसके साथ क्रीम और जो हमारी ग्रीन चटनी होती है वो इसके ऊपर डाल के उसके साथ सर्व होते हैं। इसको ड्रिजल करेंगे जी जी उसके साथ। तो ऑलमोस्ट के मतलब एक्चुअली होता ही है कि व्यूअर्स आजकल इन जनरल ऑल्सो कबाब जो हैं वो बहुत ड्राई होते हैं। इवन सीख कबाब में आप चर्बी डाल के भी बनाएं तो फ्यू मिनट्स के बाद ही वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि वो हलक से नहीं उतरते। सो थोड़ा सा इस तरह का क्रीमी ग्रेवी चटनी काइंड ऑफ चीज़ अगर साथ होती है तो नान रोटी के साथ या वैसे ही अगर आप ड्राई भी कांटे से खाना चाहें तो इतना इशू नहीं। बिल्कुल, वो एक साथ में सॉस सी बन जाएगी हमारी और वो बड़ा अच्छा एक तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, लुकमानी कबाब बना रहे हैं हम। उसके लिए हमने चिकन का कीमा ले लिया है, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चिकन का कीमा है 250 ग्राम, नमक लिया है हमने 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, साबुत धनिया लिया है हमने कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच है, चने जो भुने हुए हैं वो हमने लिए हैं 2 खाने के चम्मच पिसे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, हरा धनिया आधा कप है, प्याज 2 अदद है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, टमाटर 2 अदद स्लाइस किए हुए और क्रीम का हमने 1 पैकेट इसमें ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मोस्टली घर में अवेलेबल ही होते हैं। तो हम काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा चिकन का कीमा, इसको अच्छे से ये बिल्कुल फाइन जो है वो होना चाहिए। ये देखिएगा इसके अंदर अब ये जो सारे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। सिर्फ इसमें जो एक चीज़ जा रही है वो है भुने हुए चने जो होते हैं उसका हम डाल रहे हैं पाउडर, और दूसरा एक आप इसमें ये कर सकते हैं, ये देखिएगा मखाने हैं हमारे पास, तो ये मैंने ड्राई रोस्ट करके और चने और ये अच्छे से हमने भून लिए और उसके बाद हमने उसका एक पाउडर सा बना लिया था, तो वो हम इसमें डाल रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि देखिए चिकन के कबाब जब बनाते हैं तो ज़रा ड्राई ड्राई से बनते हैं जी, इसकी ड्राइनेस को कैसे मैनेज करें? बिल्कुल, इसके अंदर एक तो चिकन के साथ हमने यानी कि सिर्फ मैंने जो है वो ब्रेस्ट का नहीं कीमा लिया, मेन इसमें आप एक ये करें कि थाई का लें हमेशा आप। थाई का जब आप बोनलेस लेंगे और उसका आप कीमा करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ही चॉपर में किया है, तो उससे भी वो जो ड्राई हो जाता है ना, बिल्कुल च्यूई सा टेक्सचर आता है, वो नहीं आएगा। हमेशा थाई का, जैसे अगर हम मोस्टली बोनलेस जब बनाते हैं हांडी, तब भी हम कहते हैं कि आप थाई का जो है क्योंकि पता है लोग क्या करते हैं अक्सर जब जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई वो कीमा दे दें तो अच्छा जी ब्रेस्ट का कीमा निकाल दें। तो होता ही है कि चिकन ब्रेस्ट क्योंकि ऑलरेडी बड़ा ड्राई होता है तो उसके अंदर या अनलेस आप उसके अंदर थोड़ी चर्बी ऐड करें, उससे तो बेहतर है कि आप डार्क मीट ही यूज़ कर लें। बिल्कुल, तो इसलिए इसके लिए हम ना इसमें बहुत अच्छा आप ये ट्राई करके देखें कि अगर आप थाई का लेंगे ना बोनलेस, तो उससे बहुत अच्छा कबाब बनाएंगे या इवन बोनलेस हांडी वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही जो ड्राई होता है और बहुत च्यूई वो नहीं होगा। ये देखें, कुछ भी हमें अब इसमें एक्सेस डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन हम तो या इसलिए यूज़ करते हैं कि ज़रा जल्दी बन जाता है, अदरवाइज़ कबाब आपको पता है कि बीफ हो या मटन हो उसमें बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्ट उनका थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिच हो जाता है। तो जो भी आप बनाना चाह रही हैं, देखें बिल्कुल ये सिंपल हमने आपके सामने ही बना लिया। मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ ताकि मैं आपको ये बना के दिखाऊं। ये देखिए असल में कबाबों का यही होता है ना कि टूट ना जाए। हाँ जी। इनकी शेप क्या होती है? शेप इनकी सिंपल, जैसे हम छोटे छोटे से बनाएंगे, आप जिस तरह से कबाब या राउंड? सीख कबाब बिल्कुल छोटे, जैसे गोला कबाब से थोड़ा सा छोटा साइज बनाएंगे क्योंकि वो ज़रा से हैवी होते हैं, क्योंकि ये हमने एज ए स्नैक्स हम लोग जो है उसके हिसाब से बना रहे हैं। आप इसको एज ए स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ना, मैंने यू नो फॉर एग्जांपल टी टाइम स्नैक अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि चाय के वक्त कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए, कुछ नमकीन ज़रूर होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बेकरी आइटम्स ही हों, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप पैटीज़ या समोसे या मतलब इतनी हैवी चीज़ें नहीं। ये एक फिलिंग एग्जांपल भी है और मज़े का भी। जी ये देखिए, कुछ भी मैंने आपके सामने ही देखिए, कुछ भी हमें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल अच्छी सी शेप जो है वो हमारी बन गई है। ना ही ये खुलेंगे ना ही, क्योंकि हमने इसमें थोड़े से भुने चने और जैसे मैंने आपको बताया ड्राई रोस्ट करके हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो विंटर्स हैं तो आप ड्राई नट्स जिस तरह से हो जाते हैं वो आप थोड़े से ऐड कर लें। हमने मखाने और जो भुने हुए चने हैं वो ऐड किए हैं और बस ये देखिएगा, ये मैं आपके सामने ही, बहुत इसकी को ख़ास शेप इतनी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बना लेंगे। और जब ये थोड़े से जैसे दोनों साइड से कुक हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें प्याज, टमाटर और ये क्रीम के अंदर मैंने मिंट चटनी बनाई है। दही वाली हम साथ सर्व करेंगे, लेकिन मिंट चटनी जो बनाई है हमने वो क्रीम के साथ बनाई है, वो फिर हम इस पर ड्रिजल करके और उसी में सर्व करेंगे। तो ये इसकी वेरिएशन। अच्छा, इसी पैन के अंदर सर्व? जी जी, ये सिजलर जो जैसे सिजलर पैन होता है उसी में ये पैन के ऊपर ही डाल के ताकि थोड़ा सा वो कुक हो जाए। बिल्कुल सही है। वो और आई गेस अगर छोटी शेप के बनाएंगे तो कुक भी जल्दी हो जाएंगे। हाँ जी, अंदर तक कुक हो जाएंगे। अच्छा, इनको
अगर आपने जैसे कि फ्रीज करना हो, देखो ना जनवरी इज ऑलरेडी हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से रमज़ानुल मुबारक, हाँ जी, मिड फरवरी में रमज़ान मुबारक भी बिल्कुल शुरू हो ऐसे। जाएगा। सो इसको अगर हमने लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए रखना कि हो आप इसी स्टेज पे, जैसे मैं ये बना रही हूँ, आप इसको जो एयर टाइट अपना कोई भी जार ले लें, उसमें आप अच्छे तरीके से जो बटर पेपर है या क्लिंग है वो तो लगा हाफ टन के, करके जी नहीं हाफ डन कर भी लें वो भी बेहतर है, लेकिन क्योंकि चिकन के हैं तो इसलिए हाफ डन नहीं भी करेंगे। अगर हम इसको इसी स्टेज पे भी कर देंगे फ्रीज तो देन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इसको निकालेंगे और ये देखिए ऑलरेडी डन भी हो गए। तो इसलिए ये अगर आप चाह रहे हैं तो एक और अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि हम इसको जस्ट 10 मिनट्स के लिए बेक कर लें, उससे शेप रिटेन हो जाएगी और उसके बाद आप इसको जब आपने सर्व करने हैं उस वक्त आप निकाल लें और हल्का सा जो है वो फ्राई कर लें, उसके बाद सर्व कर लें। ये देखें, और इसमें कोई खास इतनी ज़्यादा मिर्चें मुर्चें नहीं इस है, तरह की बहुत चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, ओवर बड़े स्पाइस लाइट से नहीं। कबाब है, हाँ जी, नॉट स्पाइस। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आमना अपनी ज़िंदगी में जो हम बात कर रहे थे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि बाद में, तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो बाद में पे छोड़ी तो वो रह ही गई? बिल्कुल। पहले तो कुछ चीज़ों का था इस तरह से बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि अभी भी ऑब्वियसली आपको पता है लाइफ में एक फेज़ होता है कि हर वक्त हम अपने लिए आगे के लिए सोचते हैं कि ये करना था, ये करना था। तो अभी भी सोचती हूँ, ये भी एक बाद में है मेरा कि चैनल बनाना है, उस पर काम करूँ अपना, बहुत सब लोग भी कहते हैं और ख़ुद भी चाहती हूँ, बस वो बाद में अभी तक बाद में होता जा रहा है। ये एक बाद में है मेरी लाइफ का ऐसा। ओके जी। हाँ, मैं भी अपनी जब लाइफ में देखती हूँ ना तो बड़ी चीज़ें ऐसी, खैर मेरी तो बड़ी लंबी फहरिस्त है ऑफ थिंग्स कि ये सोचा था आपको तो बाद में हो जाएगा, ये होगा बाद में हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, मुझे हमेशा शौक होता था कि क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी हैवी सी और ज़रा मैस्कुलिन सी है, तो मुझे ये हमेशा होता था कि थोड़ी सी मैं अपनी आवाज़ के ऊपर ना काम करूँ, थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम चुभे लोगों को। मुझे खैर इश्यूज कॉम्प्लेक्सेस, तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि किसी वॉइस के टीचर से या किसी सिंगिंग टीचर या किसी से ना थोड़ा सा फिर से अपनी आवाज़ के प्रोफेशनली। ऊपर काम करूँ। नॉट बिकॉज मैं प्रोफेशनली गाना चाहती थी, आई कांट, वो मेरे में एप्टीट्यूड ही नहीं है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी के साथ साथ मुझे बड़ा शौक था कि मैंने डांस सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डांस, क्योंकि मेरी अपनी पेयर्स इतना खूबसूरत मतलब डांस करती हैं और इतनी उनके उतनी ग्रेसफुल हैं, और भी मेरी फ्रेंड्स इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे ये था कि यार मैं सीखूंगी ज़रूर एट सम पॉइंट, चाहे भारतनाट्यम और कथक टाइप ही हो, बट मैंने सीखना ज़रूर था। वो भी नहीं हुआ। बाद में होता बाद में जो है वो लंबा हो जाता है, वो मुझे लंबा ही लगता है हो बाद जाता में है। शायद आता ही नहीं है कभी। और मैं सोचती हूँ कि करूँगी। अच्छा, आपको याद है कि लास्ट ईयर बहुत एक्साइटेड थी, अराउंड दिस टाइम दाखिला हो गया बाहर की यूनिवर्सिटी में कि ऑनलाइन डिस्टेंस स्टडीज़ में कर लूँ, अपना मास्टर्स कर लूँ, फिर वो भी नहीं हो पाया। वही वाली चीज़ ना कि जब मौके पे जो चीज़ें हम सिर कर पे पड़ी, लेते हैं वो हो जाता है। क्योंकि जान 50,000 और चीज़ें थी, जी। तो उस चीज़ को मैंने कहा कि यार ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में वाले पे बात ही नहीं पहुंची। लेकिन कर लें, अब कर लें, अब आज ये करूंगी decide यार, करें। बट वही वाली चीज़ है ना, पहले ये था कि लास्ट ईयर हमजा यूनिवर्सिटी गया था, अब इस साल मतलब अपनी ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, कल एक जी, अपनी जी। नई, तो वो मतलब इतना कुछ चल रहा है ऐसे ही। जिंदगी के अंदर कि कुछ पता ही नहीं चीज़ें चलता बाद में कि पे चली जाती हैं। कि वो वक्त ऐसे भागता चला जाता है कि हम पीछे खड़े देखते रहते हैं कि भाई आप कहाँ गए, हेलो, बिल्कुल और वो ऐसे। बाद में वाली बात जो है वो वो होती नहीं बाद है, में पे ही रह जाती है। बात वहीं पे रह जाती है। खैर, तो ऐसा करते हैं कि किचन की तरफ बढ़ते हैं, किचन की तरफ तो बढ़ गए हम। और कोई अगर आपने डिटेल्स हमें शेयर करनी है तो जल्दी से शेयर कर जी, दें, बस ताकि ये फिर देखिए हम मैंने अभी चलेंगे इसमें break। 3 डाले हैं और ये मज़ीद हो रहे हैं। तो मैंने सर्विंग में ज़रा खुले थोड़े से बड़े पैन में करी हूँ कि मैं दिखा दूँ। ये हमने इस तरीके से इसमें प्याज और टमाटर ये हमने इसमें डाले हैं। थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी और साथ में देखिएगा मिंट के साथ मैंने आपको बताया क्रीम के साथ मैंने चटनी बनाई है और ये हम इसके ऊपर इस तरीके से ड्रिजल कर देंगे और बिल्कुल हल्का सा इसको यानी पैन को मैं सिर्फ फ्लेम ऑन करूँगी क्योंकि जस्ट हमने इसको जस्ट बिफोर सर्विंग हमने करना ताकि जो प्याज और टमाटर है थोड़ा थोड़ा सा ये बिल्कुल कुक होंगे, बहुत ज़्यादा ये हमने भूनने नहीं है और फिर हम इसको एज इट इज़ इस स्टेज पे सर्व कर देंगे। एंड दैट्स इट। साथ में मिंट चटनी रायता जो है वो हमने बनाया हुआ है और ये हमारी एक मज़ेदार सी एंड क्विक एंड ईजी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऑनलाइन जो आप वायरल रेसिपीज़ देख रहे हैं हम उसको ऑन एयर बनाएं, हम हमेशा एक ही चीज़ करते हैं व्यूअर्स, हम वायरल रेसिपी तो बनाते हैं ऑन एयर, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मॉडिफाई करें अगर उसके जायके में कोई इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई वायरल रेसिपी होती है, दिखने में बड़े मज़े की होती है, आप उसको ट्राई करते हैं तो उसका जायका अच्छा नहीं होता। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कुछ डिफरेंट, कुछ मज़े का ट्राई करना है और चाहते हैं कि पहले हम उसे ट्राई करें और हमारे शेफ़ उनको मॉडिफाई करें, तो
हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि कौन सी वायरल रेसिपी आप मॉर्निंग एट होम पे देखना चाहते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, और अगर कॉल करना चाहें तो 042992000648 पे कॉल भी कर सकते हैं। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। लुकमानी कबाब आज हमने वायरल आपको ऑनर बनाने सिखाए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वेरियस डिफरेंट सिस्ट्स यानी कि गिल्टी से रिलेटेड। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था ब्रेक से पहले, आज हमने डिस्कशन करनी है गिल्टियों पे, या जो हुदूद जैसे बन जाते हैं आपके जिस्म के ऊपर भी और जिस्म के अंदर भी। जो जिस्म के बाहर होते हैं पता नहीं क्यों उनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और जिस्म के अंदर वाले भी जब तक बहुत मामला बिगड़ नहीं जाता तब तक हम उनकी तशखीस नहीं कराते। अच्छा, जिस वक्त पे तशखीस कराते हैं, जिस स्टेज पे कराते हैं, उस वक्त अक्सर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होता है। और अगर कोई गिल्टी या कोई हदूद या कोई चीज़ स्किन के ऊपर भी मतलब एक नज़र आने वाली जगह पे भी हो, तो उसको इतना लंबा ड्रैग कर देते हैं कि जब उसको रिमूव करते हैं, चाहे वो आपके लिए उस तरह से नुकसानदेह हो या ना हो, लेकिन उसको रिमूव करते करते इतने बड़े बड़े स्कार्स आपको पड़ जाते हैं बिकॉज आपने टाइमली उसको हैंडल नहीं किया, और फिर बाद में आप रिग्रेट करते हैं। ये गिल्टियाँ या ये हुदूद या ये लंप्स क्यों बनते हैं, ये चीज़ क्या है, आज हमें गाइड करेंगे कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर साद फैसल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गिल्टियाँ या लंप्स या ये क्या चीज़ होती हैं, अच्छा और देखिए, क्यों बनती हैं? इसमें जब भी कोई आपके स्किन पे नॉर्मल से हट के कोई स्वेलिंग हो जाती है, कोई आपको उसमें एक लंप सा फील होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको अपनी मेडिकल लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं कि ये लम्प्स एंड बम्प्स की कैटेगरी में आ जाता है, और उसको हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि क्यों बनती हैं, इसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये कंजेनिटल था, सिंस बर्थ आपके साथ था, लेकिन आपको पता नहीं लगा, फिर अचानक एक दफ़ा उसने प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू कर दिया। कोई उसके अलावा खुदा न खासा कोई ट्यूमर भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं, जो हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं, वो ये होता है कि कोई ग्लैंड का ब्लॉकेड हो जाता है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं या हेयर फॉलिकल्स हैं। आर्मपिट के अंदर, बगल के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप हाथ लगाएंगे तो शदीद तकलीफ थे और रोड़ा बना हुआ बिल्कुल। और वो बेसिकली वो ग्लैंड का मुंह या हेयर फॉलिकल जिसे हम कहते हैं, जैसे बाल की जड़ कहते हैं, के अंदर आप कभी-कभी रोड़े बनते हुए हैं, देखेंगे, फेस के ऊपर बन जाती हैं, बाजू में बन जाती बाजू पे मैंने एक दफा एक खातून के इतना बड़ा देखा। जी बिल्कुल, इतना बड़ा। तो मल्टीपल होती हैं, बात होते हैं कि ओवरऑल सारी बॉडी पे बन जाती हैं। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सम टाइम दे कम ओवर द जॉइंट्स के ऊपर बन जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बाहर के, जो एक्सटर्नल, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं। जी बिल्कुल। एक्सटर्नल में देखें, हम सबसे पहले देखें हमारी एक्सटर्नल में जो लेयर्स आ जाती हैं, वो स्किन आ जाती है, और अंडर द स्किन हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, बोन्स आ जाती हैं, और उसके अलावा फिर खून की शरियानें या ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो स्किन से जो गिल्टियाँ बनती हैं वो आमतौर पे सेबेशियस सिस्ट उसे कहते हैं। एक सिस्ट बन जाती है जिसमें आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं या जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं या ऑयली रखते हैं, वो एक द सॉइल इज़ क्रिएटेड बाय अ ग्लैंड, तो वो ग्लैंड का मुंह आगे से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर उसके अंदर सेक्रेशंस बननी शुरू हो जाती हैं और सेबेशियस सिस्ट एक बन जाती है। और अगर उसको टाइमली हम ऑपरेट नहीं करते, उसको हम लेट कर देते हैं, तो सम टाइम उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। रेड हो जाती है, सोलन हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें पेन होनी शुरू हो जाती है। दैन मोस्ट ऑफ द पीपल सीक द डॉक्टर्स। और आपकी वही पहले वाली बात जिसमें लोग फिर सालों साल उसको पालते हैं, वो कभी इन्फेक्ट हो गई, कभी साइज बढ़ गया, कभी असल में वो डॉक्टर ओपन हो गया। मसला ये ना कि अगर डॉक्टर कह देता है कि ये कैंसर नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, तो उसके बाद फिर डॉक्टर को कभी तो दोबारा लोग देखें, फिर उसको दिखाते ही नहीं है, और वो इतनी सी चीज इतना इतने बड़ा बड़े बन एक जाती है, रोड़ा बन बिल्कुल। जाती है। और फिर उसके बाद जब उसमें प्रॉब्लम बनती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर जरासीम चले जाए इंटरनली, तो फिर वो जाके उस वक्त फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ता है। और सम टाइम कोई ऑप्शन नहीं होती, बाज़ बार ज़ख्म को खुला छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो इन्फेक्शन हो चुकी होती है, तो इन्फेक्शन में आप ज़ख्म को बंद नहीं कर सकते।
फिर वो उसके ऊपर ड्रेसिंग्स हो रही हैं और एक तकलीफ से प्रोसेस होता है, तो इसको बड़ा टाइमली इसको चीज़ों को एड्रेस कर लेना चाहिए। दूसरी जो मोस्ट कॉमन गिल्टियाँ होती हैं वो उसको हम फैट की गिल्टियाँ भी कहते हैं, चर्बी की गिल्टियाँ बन जाती हैं। वो एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। वो आमतौर पे बाजुओं पे बनती हैं, पेट पे और चेस्ट पे भी बन बन सकती जाती हैं ख़वातीन किसी के। भी जगह पे बन सकती हैं, लेग्स में बन सकती हैं। उनकी ये एक अलामत होती है कि वो जब भी आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो आपके उंगलियों के नीचे से स्लिप होती है, वो रबड़ी सी एक फीलिंग आती है, वो आगे बिल्कुल पीछे घूम रही वो होती है। उसमें घूम रही होती है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं होती कि वो उसमें कोई खुदा न खासा कैंसर के को बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन अगर उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, यानी कि देखिए फिर भी थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े बहुत लेटर स्टेज पे लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि वो लाइपोमा से लाइपोसार्कोमा बन जाए, वो एक ट्यूमर की शेप ले लेता है। ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि कौन सी गिल्टियों को हमें सीरियसली लेना चाहिए और उसमें क्या चेंजेस हों, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब ये बात गिल्टियों से, नॉर्मल गिल्टियों से बढ़ के ये कैंसर की तरफ जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे जिस बात की समझ नहीं आती वो ये है कि अगर एक गिल्टी है और वो नॉर्मल नहीं है, आपके जिस्म पे उस जगह पे नहीं हो, तो डॉक्टर रिमूव क्यों नहीं कर देता उसको? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं देखिए, इसमें जो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब देखिए, गैर ज़रूरी चीज़ है जो पेशेंट आ जाता है, उसके बाद उसके मल्टीपल ग्लैंड है, मतलब 100 के करीब गिल्टियाँ होती हैं, बाज़ दफ़ा लाइपोमा चर्बी की गिल्टियाँ होती हैं और हमें पता होता है कि ये हार्मलेस हैं, इन्होंने कोई कैंसर नहीं बना देना, तो वो आप उसमें फिर जो स्किन के ऊपर मल्टीपल स्कार्स लेने की बजाय फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि चलो ठीक है, जो कोई प्रॉब्लम कर रही है आपको उसको रिमूव करवा लें। अब जैसे सेबेशियस सिस्ट है, उसमें अक्सर पेशेंट्स खुद अवॉइड करते हैं सर्जरी को, वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, तो अभी चल रहा है जी, मामला चलने दें, तो इस वजह से वो बाद दफ़ा इग्नोर हो जाती हैं। और कुछ एक ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जो एक हार्मलेस होती हैं, उनको हम थोड़ा सा टाइम एक दे सकते हैं कि आप अपनी कन्वीनियंट पे करवा लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको सारी ज़िंदगी के लिए इग्नोर कर दें। लेकिन अगर अब गिल्टी प्रॉब्लम वाली है, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सीरियसनेस की मतलब तरफ क्या जा रही है, दर्द इसको होगा तो यस। पता चले क्या होगा? इसमें देखिए, अगर एक स्वेलिंग है जिसको हमने इग्नोर किया हुआ था, अब उसके अंदर पेन होनी शुरू होगी, उसके अंदर दर्द होनी शुरू होगी, या उसके अंदर आपको लगता है कि अब वो पहले उसका टेक्सचर कुछ और था, जैसे फर्म थी, अब वो बता रहे थे रबरी टाइप है, लेकिन अब वो उसमें हार्ड होनी शुरू हो गई है, उसकी शेप इरेगुलर हो गई है, उसके मार्जिन और उसके एजेस आपको फील होने शुरू हो गए हैं कि ये नॉर्मल नहीं रहे, या उसके ऊपर कोई ज़ख़म बन गया, अल्सर बन गया, ये एक बड़ी लेट स्टेज होती है, तो उनको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। फिर बाज़ गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जिनकी लोकेशन पे बड़ा मैटर करता है। सपोज़ करें अगर नेक की जो गर्दन की गिल्टियाँ हैं या बगल की गिल्टियाँ हैं, एक्जिला के अंदर हैं, तो उनको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। वो आम तौर पे कोई बहुत माइनर चीज़ें नहीं होती, वो किसी ना किसी ट्यूमर को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं या सीरियस इन्फेक्शन को। सीरियस इन्फेक्शन में हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर ब्लड के कैंसर भी हो सकते हैं। तो नेक की जो गिल्टियाँ हैं उनको तो फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं डॉक्टर साहब कि रोड़े एक्सटर्नल बने हुए हैं पूरी गर्दन, एक तो होता है ना गॉइटर के केस में कि एक वो बड़ा लंप बन जी जाता जी, है, मैंने ऐसे केसेस देखे कि बिल्कुल उनको पूरे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स उन्हें कहते हैं, तो वो किसी ना किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो लाजमी नहीं है कि वो ट्यूमर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का ही हो, लेकिन वो उसको ड्रेन कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे, वो रिफ्लेक्शन, बेसिकली दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्यूमर, तो इट शुड बी ऑपरेटेड। अब हम उसमें लोगों को कहते हैं कि आप एक छोटा सा नीडल का टेस्ट है, FNAC उसे कहते हैं, FNAC आप करवा लें, तो वो लोग कहते हैं नहीं जी, इसको मेटल नहीं लगनी चाहिए, इसको जी ये ट्यूमर, इसको जो ये स्केलेटी एक को बहुत बड़ा मिथ लोहा है नहीं कि टच अगर होना इसको चाहिए आपने खोल दिया जी, या तो आपने ये फैल जाएगा, तो ये फैल जाएगा। ये हमारे हमारे एक बहुत बड़ी मिथ है, जो कि बिल्कुल जिसको मैं कि अभी तो गिल्टी सेल्फ इनक्लोज्ड है ना, बिल्कुल। आपने उसको अगर टच कर दिया या खोल दिया तो वो सारे जिस्म वो में उसमें फैल जाएगी। जाएगा। तो वो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, वो जो नीडल का टेस्ट हम सजेस्ट करते हैं उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि ट्यूमर फैल जाएगा। वो एक बड़ी बायोप्सी नीडल जो होती है वो एक बड़ी सेफ नीडल होती है,
उससे, और उसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से करते हैं, और उसमें कोई आपके वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज होने का चांस नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशंस का चांस नहीं होती। एक छोटी सी मासूम सी नीडल होती है जिसको जो हार्डली 2-3 मिनट का सारा प्रोसीजर होता है, और उसे एक बहुत वैल्यूएबल तशखीस बन जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है ना कि बायोप्सी करा तो लेंगे 8 से 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा, ये 8 से 10 दिन वाले रिजल्ट में जो है ना लोग भाग जाते हैं। बस लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये एक थोड़ा सा टाइम उसको बायोप्सी को चाहिए होता है, क्योंकि एक प्रोसेस उसका जान लें कि वो उसमें सबसे पहले स्लाइड्स बनती हैं, वो उस टिश्यू को प्रोसेस करते हैं, उसको पहले हार्ड बना लेते हैं, उसको ठोस करते हैं, फिर उसकी कटिंग होती है, उसकी स्लाइड्स बनती हैं, फिर वो अंडर द माइक्रोस्कोप जाती हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो वो लेकिन वो एक टाइम, वो एक बड़ा ज़रूरी प्रोसेस होता है, उसके बिना फिर आगे तशखीस करना, डायग्नोज करना और उसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो FNAC है उसमें वेटिंग टाइम तो होता है, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल है। दूसरी जो एक है बात वो ये है कि जी एक दफ़ा अगर आपने लंप हटा दिया तो बार बार वहीं पे वापस आएगा, तो निकालने का क्या फ़ायदा, ये एक दूसरी बात है। मैं साथ साथ मिथ्स भी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि सच्ची बात है डॉक्टर साहब, हम जितनी भी बातचीत कर लें, तशखीस पेशेंट ने आके ही आपसे करवानी है, इलाज भी उसने आके ही करवाना है, और ट्रीटमेंट भी आपने ही उसकी डायरेक्ट करानी है। हम यहाँ पे जो यूज़फुल बातें कर सकते हैं वो ये हो सकती हैं कि एक हम लोगों को रोड मैप दे दें, बिल्कुल, कि अगर खुदा न खास्ता आपको ऐसी कोई चीज़ महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए, जी, और agree। उसके साथ साथ जो गलत बातें हैं उनको उनको हम हम क्लियर क्लैरिफाई कर करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जी अगर आपने एक जगह से हटा दिया लंप, जैसे कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ जी, पे जी। ये हटा दिया तो यहाँ पे ये भी आएगा और भी बहुत से आ जाएंगे, हाँ, देखिए लोग इस डर से नहीं निकलवाते। जी, लंप की जो सर्जरी होती है ना, उसके 2 पर्पस होते हैं, या तो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो या फिर हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको निकाल रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर तो एक सिंगल लंप है और वो इन्फेक्शन कर रहा है, या वो लाइपोमा है, चर्बी की गिल्टी है, तो उसको हम उसको हम थेरेपी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए कर देते हैं, कि हम एक दफ़ा उसको स्कार लगाते हैं या लाइपोसक्शन के साथ उसको रिमूव कर देते हैं। अगर मल्टीपल्स हैं, मतलब सपोज़ करें 10-12 लम्प्स हैं बॉडी के ऊपर, तो हम उसमें सम टाइम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कर देते हैं कि चलो यार एक तशखीस बन जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ क्या है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, इसमें कोई कैंसर के चांसेस तो नहीं है। आप अगर बाकी नहीं भी रिमूव करवाना चाहते तो आपको कम से कम एक तशखीस बनी होगी, आपको जो आर डायग्नोस्ड एटलीस्ट, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि ये इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ है। डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंटरनल गिल्टियाँ, मुझे याद है एक तो मैं SIUT में थी अबाउट 10 ईयर्स अगो, तो वहाँ पे पता चला कि कुछ बच्चे थे वहाँ पे जिनके गुर्दे जो हैं उनके ऊपर मल्टीपल सिस्ट्स, कैंसरस ट्यूमर्स बने हुए थे, और उनके बेचारे दोनों गुर्दे ही डैमेज हो कैंसर बन चुके थे ऑलमोस्ट, मतलब गुर्दा कम और कैंसर ज़्यादा था जी, दोनों तरफ। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी देखे जिनके अंदर पता चला कि जी मतलब जैसे कि ख़वातीन के केस में, कैंसर के केस में चौथे स्टेज पे जाके जब कैंसर फट गया अंदर, जी, तो फिर तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या इंटरनल सिस्ट और एक्सटर्नल सिस्ट फट भी जाती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इंटरनल सिस्ट के केस में हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर साद फैसल ने, जो कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि अगर स्किन के ऊपर कोई गिल्टी हो या मतलब अपर लेयर के ऊपर कुछ हो, ऑर्गन्स वगैरह में नहीं, तो आपको क्या रद्द अमल अपना रखना चाहिए, बेसिकली डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ऐसे लम्प्स, कुछ ऐसी गिल्टियाँ, कुछ ऐसी सिस्ट, कुछ ऐसे ट्यूमर या जो भी हम उसको बुलाते हैं, होते हैं जो जिस्म के अंदर होते हैं, गुर्दों पे, जिगर पे, मतलब ओवरीज में, ब्रेस्ट के अंदर बिल्कुल लम्प्स होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट आपका इनलार्ज हो जाता है, तो थोड़ा सा इस पे भी गाइड करेंगे। अच्छा देखें, इनमें और उनमें क्या फ़र्क जी है? देखें, जो एक्सटर्नल जो हम जिनकी हम बात कर रहे थे, एक्सटर्नल स्वेलिंग्स या लम्प्स होते हैं, वो तो विजिबल होते हैं, वो इंसान फ़ौरन नोटिस कर लेता है और उसमें जाके आप उसमें कंसल्ट कर भी लेते हैं। सम टाइम ये होता है कि देयर आर सम इंटरनल स्वेलिंग्स, या जिनको हम आमतौर पे लंप नहीं हम उनको कहते हैं, हम उनको मैस कहते हैं, इंटरनल मैस होते हैं।
उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि वो बाहर फील होना शुरू हो एब्डोमेन से बाहर, या उसके फील होने से पहले काफ़ी ज़्यादा उनका साइज़ बढ़ चुका होता है और समटाइम वो बड़े डेंजरस हद तक जा चुके होते हैं। तो उसमें ये करना होता है कि अगर कोई थोड़ी सी भी आपको चेंजेस महसूस होती हैं या कोई एक एबनॉर्मेलिटी आप फील करते हैं, आप कहते हैं, मैंने कई सारे अपनी प्रैक्टिस में लोग देखे हैं जिनके किडनी पे लम्प था, जिनकी बड़ी आंत में लम्प था, वो ख़ुद बताते हैं, कहते जी ये बड़े अरसे से सालों साल से मुझे हो रहा था, तो कभी इसने प्रॉब्लम नहीं किया। तो ये तो है ना एक बड़ी ये जो हो रहा था यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो आपका था। जिस्म बता रहा था कि कुछ मसला है। अब एक मुझे याद है, एक बेचारे डॉक्टर साहब थे, तो वो भी कई कई साल से एक लम्प लेकर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे जनाब कि वो, और वो ट्यूमर था, ठीक है, कि वो जी इसने कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं किया, मुझे पता है। मैंने कहा जी आपको पता है नोट? हाँ जी मुझे पता है जी, पिछले 2 साल से था, लेकिन कभी मैंने इसको बॉदर नहीं किया। तो ये एक बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई खुदा ना खासा कोई थोड़ी सी भी अबनॉर्मेलिटी होती है या कोई चेंजेस आती हैं, तो फ़ौरन से पहले कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये फट भी जाती हैं? मैंने एक जी कहानी बिल्कुल, सुनी कि एक खातून के ब्रेस्ट में इसी तरह लंप उनको महसूस हो रहा था, इग्नोर किया और एक दिन वो एक्चुअली फट गई स्किन जी बिल्कुल, और उसमें से देखें बाहर जो निकल आया। ये हम बात कर रहे हैं उनकी जो ट्यूमर, जिनको हम ट्यूमर्स कहते हैं, हाँ या जी, जिनमें कैंसरस हाँ टेंडेंसी जी। होती है, तो जब अगर कोई कैंसरस टेंडेंसी की स्वेलिंग है, तो वो उसका साइज़ तो बढ़ेगा। तो वो क्या करेगी, या तो वो इंटरनली किसी ऑर्गन के साथ जाके अटैच हो जाएगी, जैसे समटाइम मसल्स के साथ अटैच हो जाती हैं, या बोन के साथ अटैच हो जाती हैं। अगर उनका साइज़ बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो डेफिनेटली स्किन को इन्वेट करके एक अल्सर की शक्ल बना लेते हैं, एक ज़ख़म बन जाता है वहाँ पे, नॉन हीलिंग होता है। उसमें भी लोग यही करते हैं, वो कभी कोई चीज़ लगा रहे हैं, कभी उस पर कोई दवाई लगा रहे हैं, कभी किसी हकीम साहब की दवाई लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उस पर मतलब जो ये मैंने आपसे ज़रूर डॉक्टर साहब पूछना है, आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की है, मैं उसके तरफ जाना जी चाहूँगी। बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो हकीम के पास चले जाते हैं, या किसी और ने कोई नुस्खा ट्राई किया तो वो नुस्खा उन्होंने भी लगा लिया, तो उनका भी बड़ा हुदूद बन रहा था तो उन्होंने लगाया तो उससे बैठ गया, तो हमने भी वही किया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जोगन, मैंने बड़ा कुछ देखा अपनी प्रैक्टिस में। आप जो बात बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं आपके। मैनी टाइम आई हैव सीन के लोगों ने एसिड्स तक लगाए हुए हैं, तेज़ाब से जलाने की कोशिश की हुई है। कुछ लोगों ने ये करते कि थे अगर हम कि जला देंगे या सुइयां मार मार के ना कि जी उसका बिल्कुल, मुंह बन जाएगा तो वो निकल एक आएगा। मैंने पेशेंट देखा, वो उसने एक स्वेलिंग थी फिंगर के ऊपर, और वो उसको सिगरेट के साथ वो जलाता था, ठीक है। लोगों को मैंने देखा, किसी ने कोई नुस्खा बता दिया, एदोते ए ला ला, एदोते तू प्याज बन के ला ला, एदोते, मतलब ये अक्सर ये होता है कि लहसुन लगा देते हैं, प्याज लगा देते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस हियर। तो अनफॉर्चुनेटली वो ट्यूमर ने तो अपना काम करते जाना है। ट्यूमर हम कहते ही इसलिए हैं कि वो ग्रो करता है, वो तेज़ी से ग्रो करता है और अनस्टॉपेबल ग्रो करता है। वो अगर जब तक उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। अगर वो ट्यूमर को पहले निकाला जाता है, फिर कीमोथेरेपी देते हैं हम, फिर रेडियोथेरेपी देते हैं, फिर जाके वो कहीं कंट्रोल होता है। असल में डॉक्टर साहब, लोग एक तो कीमोथेरेपी से डर जाते हैं और उससे बढ़ के सर्जरी से डर जाते हैं, जबकि देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से तो आप अब बड़ा कुछ बड़े काम हो जाते हैं। सर्जरी भी अब वो उस तरह की इन्वेसिव नहीं रही है, एनेस्थीसिया बहुत इम्प्रूव हो गया, सर्जरी की बहुत सारी टाइप्स हो गई हैं। अब अगर लेप्रोस्कोपी से बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे काम हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद जो कीमोथेरेपी है, वो भी अब बड़ी एडवांस स्टेज में आ गई। जो पहले वाली ड्रग्स थी, जो हैज़र्ड पहले थी, तो आपने अस्पताल में ही होना होता था और आपको ड्रिपें लग रही होती थी जी उसकी बिल्कुल, कीमोथेरेपी की। अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई है, काम ओरल आ गई है कीमोथेरेपी, वो आपने बिल्कुल, वो खाने वाली मेडिसिन आ गई और उसके बाद हर चीज़ अवेलेबल है। तो वो उसमें इलाज से घबराना नहीं चाहिए। देखिए, जब तक तशख़ीस नहीं होगी, इलाज नहीं होगा, उस वक्त तक हम उसको आगे उससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, स्ट्रेस का और टेंशन का, एंजाइटी वगैरह का, इन चीज़ों का क्या रद्द, और वीक कोते मुताबियत आपकी अगर कमज़ोर हो, इसका क्या असर होता जी, है आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखें, स्ट्रेस जो होती है ना, स्ट्रेस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो नज़र नहीं आ रही होती। एक बंदा सिगरेट पी रहा है ना, तो हम उसे कहते हैं कि यार तू सिगरेट पी रहा है तो ये लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेस है ना, हम ये समझते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती। ये जीन्स को भी इफ़ेक्ट करती है और ये जीन्स को कन्वर्ट कर देती है, और ये उसमें उसमें ऐसी म्यूटेशंस और चेंजेस ले आ देती है जो कैंसर की तरफ चली जाती हैं। तो मैनी थिंग्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस।
तो इसको हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अगर आपको कोई स्वेलिंग या कोई लंप आपको स्ट्रेस दे रहा है तो आप जाके अपना स्ट्रेस रिलीव करें, उससे अपनी ज़िंदगी को आसान करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि भाई क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप फ़ौरन जाके सीटी स्कैन करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें या ख़ुद से एक डॉक्टर बन जाएं। आप अपने सर्जन के पास, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको फर्दर एडवाइस कर देंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आज का हमारा जैसे टॉपिक भी था प्रोग्राम के आगाज़ में, बाद में, कि हम हमेशा चीज़ें कहते हैं हम बाद में कर लेंगे, अम्मा अब्बा के साथ बाद में वक्त गुजारेंगे, अम्मा अब्बा दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो वक्त निकल जाता है। तो बीमारी के केस में बाद में का क्या नेगेटिव असर हो सकता है? नहीं, बाद में तो हमेशा लेट होती है। इसमें आप किसी सूरत भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। ये आपको फ़ौरन एक एहसास करना चाहिए कि ये चीज़ें टाइमली उसमें करने वाली होती हैं। इसमें अगर जो कैंसर के साथ अगर आपको फ़ाइट करनी है तो उसमें टाइम डज़ मैटर। आप फौरी इलाज की तरफ जाएँ, आप फौरी उसको तशख़ीस करें और फौरी सर्जरी करें। बाद दफ़ा ये मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि लोग तशख़ीस करवा लेते हैं, डायग्नोस भी हो गया, पता भी लग गया, लेकिन उसके बाद अच्छा जी देखते हैं और उसके बाद फिर गायब, फिर उसके बाद अपने टोटके शुरू कर दिए, अपनी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये नेग्लिजेंस आती हैं और इसको कभी भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब फाइनली लम्प्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ की पॉइंट्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर देखें, लम्प्स के बारे में मैं यही एज अ कहूँगा कंक्लूजन, ताकि हमारे व्यूअर्स का रिफ्रेश हो जाए। जी, हर लंप जो होता है वो कोई कैंसरस नहीं होता, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये लंप है तो ये कैंसर नहीं होगा। तो इसलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास, अपने मॉलेज के पास, आप अपने फौरी तौर पे, मैं तो ये कहूँगा कि इमीडिएटली आपको जाना चाहिए। आपको जैसे ही कोई लंप नोटिस करें, कोई बॉडी में चेंजेस नोटिस करें, तो आप फ़ौरन तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको सजेस्ट करेंगे, और उसमें डॉक्टर का एग्ज़ामिन करना, एक दफ़ा चेक करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अपने सेंस के मुताबिक आपको टेस्ट वगैरह एडवाइस करेंगे, उनको फॉलो करें। और इसमें लंप के दो प्रोसेस होते हैं, एक उसमें होता है डायग्नोसिस बनाना, जिसे हम कहते हैं तशख़ीस करना, और एक होता है इलाज करना। तो ये दोनों एक अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, तो इनको आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप इनको फॉलो करें। और कभी भी इसमें डिले नहीं करना चाहिए कि आप उसको लंप है और उसको लेके हम बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं अच्छा अब करवा लेंगे, कल करवा लेंगे, अभी कुछ नहीं मसला कोई नहीं। अब पंजाबी में कहते हैं कि अजय की कंधा पे मैनू। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये लाइल्मी की अलामत हैं और ये हमेशा हमेशा किसी न किसी डिज़ास्टर की तरफ लेके जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर साद फैसल ने हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में गाइड किया। व्यूअर्स, हम हमेशा स्पेसिफिक बीमारी की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी बीमारी होने से पहले की जो इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि लंप्स हो गए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि कुछ लंप्स एक इन्फेक्शन की अलामत होती हैं। वो लंप प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पीछे से जो इन्फेक्शन चल रही होती है उसको हैंडल करना होता है। और अगेन, हम लोगों के पास गैब का इल्म तो है नहीं व्यूअर्स, हम तो इंसान हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो आपको तशख़ीस करके बता सकते हैं कि भाई ये लंप, इस इन्फेक्शन इस चीज़ की वजह से हो रहा है, आप 5 दिन एंटीबायोटिक लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता वो लंप कैंसरस है तो आपके लिए जानना उस वक्त इमीडिएटली बहुत अर्जेंट है, ताकि आप उसको रिमूव कर सकें और वो कैंसर बढ़े ना। सो इन आइदर केस व्यूअर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली तशख़ीस कराएं, क्योंकि हम एक ही बात बार बार इस प्रोग्राम पे कहते हैं व्यूअर्स के प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। कि अगर बीमारी होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए या शुरुआत में ही रोक लिया जाए तो लंबे चौड़े इलाज की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिएटिवली हम किस तरह से क्रिएटिव आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्योंकि अभी हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करनी है जिसका नाम है इकिबाना। अब ये क्या है और इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है और ये हमारे दिमाग को कैसे सेट रखेगा, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक और दोस्त है जो बड़े प्यारे प्यारे खाने भी तैयार करती है, तो
खाना भी तो पहले देखते हैं और फिर खाते हैं, तो क्या सिचुएशन है? जी, लुकमानी कबाब हमने सर्व कर दिए हैं बिल्कुल आपके सामने, जो हमने रायता और चटनी उसके साथ सर्व करनी थी, और उसके अलावा कुछ हमने ड्राई में भी रखे हैं ताकि आपको इसकी इनिशियल भी स्टेज पता लग जाए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और आज हमारे प्रोग्राम पे ना हमने बड़े अरसे बाद हमारी एक ऐसी सहेली आई हैं जिनके साथ बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है, बट माशाल्लाह इनका काम हमेशा की तरह एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई रिमेंबर हमारे प्रोग्राम पे पहले जब आया करती थी तो ऑन एयर लोगों को सिखाती थी कि घरों के अंदर आप किस तरीके से खूबसूरत किस्म के ड्राई फ्लावर्स के साथ डेकोर बनाना चाहते हैं, मतलब लाइव फ्लावर्स के साथ प्लांट्स को किस तरह आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन योर डे टू डे लाइफ। तो हम पहले बहुत से ऐसे काम करते थे। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो इकिबाना एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ फ्लोरल आर्टिस्ट हैं, लैंडस्केपर एंड ह्यूमैनिटेरियन, द वेरी ब्रिलियंट शाइस्ता खावर इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आज लग रहा है पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद आप बैठी हैं प्रोग्राम पे, वरना नॉर्मली आपका एक स्टॉल लगा हुआ होता था और उसमें वेरियस फ्लावर्स आते थे। एंड आई रिमेंबर पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैंने वो जो फूल होता है, वो जो ड्रैगन, वो क्या उसका नाम, वो जो ऑरेंज वाला जो होता है जिसका ऐसे करके मुंह सा बना हुआ होता है, इट्स लाइक बर्ड जैसा उसका सिर, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, पहली दफ़ा आपने मुझे वो पाकिस्तान में दिखाया था। बाहर तो देखा हुआ था, हाँ, काफ़ी साल बाद, काफ़ी साल, और अब तो खैर मिल भी जाता है, उस वक्त तो मिलता भी नहीं था, तो आप स्पेशली इम्पोर्ट करती थी। एंड देन ऑफ कोर्स आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इरम मखदूम ने। आप माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, 10 साल से ज़्यादा आपका टीचिंग एंड रिसर्च का भी एक्सपीरियंस है, लेक्चरर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट GCU एट द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, मैडम। कैसी हैं रम जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं मैडम? अल्लाह का शुक्र। अब क्योंकि इकिबाना की बात हो रही है और लोग सोच रहे होंगे कि माहिर नफ्सियात का क्या और ये सारा क्या है, तो जैसे कि शुरू में आपके साथ व्यूअर्स डिस्कस किया था और आपके साथ शेयर भी किया था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग भूल जाते हैं। दवाई भी ले सकते हैं, गुफ्तगू करके आधी बीमारी वैसे भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट और किस किस्म की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं उससे भी आपके जहन पे बहुत बड़ा असर और बहुत मेजर असर पड़ता है। बल्कि शाइस्ता जी हमें बेहतर गाइड कर सकती हैं, क्योंकि इकिबाना जो है ये टेक्निकली तो जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजिंग है, लेकिन इसको समझाएंगी 1000 गुना बेहतर मुझसे शाइस्ता जी। जी मैम। हाँ जी। और आप ना सिर्फ इसमें एक्सपर्ट हैं, आप ट्रेंड भी हैं, आप बल्कि इसमें लोगों को ट्रेन भी कर सकती हैं, कर रही क्योंकि यहाँ पे तो कोई इस तरह का यहाँ पे तो कोई इस तरह का सिस्टम है ही नहीं प्रोफेशनल पाकिस्तान में, बट आपने क्रिएट किया। जी, कराची में काफ़ी है, अब लाहौर में भी है, तो लेकिन इसके अंदर ये जो है इट्स अ वेरी सूदिंग आर्ट। ये है क्या? इसमें इट्स अ फ्लावर अरेंजिंग टेक्निक, और उसके अंदर हम लोग यूँ समझें कि वी आर क्लोज टू द नेचर। हमारी जो भी कोई ऑलरेडी हमारे पास अराउंड चीज़ें हैं, इसके अंदर मेरे इसके काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, कोई 3000 स्कूल्स हैं इंटरनेशनली, लेकिन उसमें से जो मेन पॉपुलर हैं वो 3 हैं, और उनमें से भी जो मोस्ट मॉडर्न कंसिडर होता है वो सुगेत्सु है। सो आई एम ए सुगेत्सु टीचर। अभी रिसेंटली मैंने अपनी डिग्री भी अपग्रेड किया। इसमें ये होता है यू कैन क्रिएट एनीथिंग विद एनी मटेरियल एनीवेयर। अब उसमें ये कि फुल लिबर्टी होती है। अब जैसे आप यानी कि जैसे इधर ही जो इधर पड़ा भी हुआ बहुत सारी चीज़ों से मैं yes आई कैन क्रिएट एनीथिंग, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे मज़े की चीज़ ये है इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, आपकी अपने इनर सेल्फ जो कुछ है। अब मैं एट टाइम्स में अगर होता है ना ज़रा सैड मूड होता है, डिप्रेसिव मूड होता है, तो मेरे डिज़ाइंस में वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। अगर मैं एक्साइटेड हूँ और हैप्पी हूँ तो मेरे डिज़ाइंस के अंदर भी वो सारा कुछ नज़र आएगा। इट्स मोर लाइक योर, वो कहते हैं ना एक्सप्रेशन, आपका अपना, आपकी अपनी पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसमें सो मच लिबर्टी, और आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। एंजाइटी का प्रॉब्लम है, आपको किसी किस्म की भी कोई टेंशन हुई है, फिर आपकी बहुत सारी, आपको पता है कि टेंशन से रिलेटेड, आपकी स्टमक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपकी गैस्ट्रो के मसाइल, डिजीज़ आ जाती हैं जिसमें बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा, वो सारी आपकी ऑटोमेटिकली इसमें सही होती हैं। लेकिन शुरू हमेशा ये बीमारियां मेंटली होती हैं। हाँ। तो आप एक हमारे साथ थ्योरी शेयर करने लगी थी मैम। जी मैडम, देखें, अगर हम देखें डिप्रेशन की वजह से ये तमाम तर बीमारियां और तकलीफ़ें होती हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन उसी का स्पेक्ट्रम होता है। उसी को अगर हम रिवर्स करना चाहें, हम अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करने के लिए एक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का,
जो कि मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था, दैट इज़ परमा मॉडल। परमा मॉडल क्या कहता है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को ला सकते हैं और कैसे अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, लाइफ को एक मीनिंग दे सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं विद द नेचर। एंड फिर फाइनली जैसे कि मैडम कह रही हैं कि इकबाना में अकम्पलिशमेंट आपको फील होती है व्हेन यू मेड समथिंग, तो बेसिकली इट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस, तो दैट्स एन एंटीडोट टू डिप्रेशन। So I think Ikebana should be practiced more often to treat depression rather than getting medicines, और medicines के अलावा और दवाइयों के अलावा हमें Ikebana पे भी जाना चाहिए ताकि हम अपनी happiness को enhance कर सकें। लेकिन इससे happiness enhance कैसे होती है? अगर प्रोसेस बताएं हमें। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप डिफरेंट मटेरियल्स के साथ खेलते हैं, आप इन्वायरमेंट एक आपका डेवलप होता है, फिर जो फ्लावर्स और लीव्स और वो उनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं किस तरह से, फिर इनकी कुछ प्रॉपर सिलेबस है, वी हैव 5 बुक्स हैं, अगर आप उसको भी साथ लेके चलते हैं तो प्रोफेशनली भी आगे आप जा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों में आपके देखिए ना माइंडफुलनेस आ गई, फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है जो आप उसके अंदर शो कर रहे हो। आप जब उसमें फुली वो कहते हैं ना गुम हो जाते हैं और आप उसको जब उसको प्रैक्टिस करते हैं और आप चीज़ें क्रिएट करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ना आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, आप अपने आप को फुली एक तरह से उसमें इन्वॉल्व करते हैं और इसमें पेशेंस भी आपके अंदर बढ़ता है आपकी, क्योंकि उस मटेरियल को जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं आप किस तरह से कौन सी चीज़ किधर लगानी है, कैसे उसको उसका डिज़ाइन आप करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जैसे मैंने बताया यू कैन क्रिएट एनीथिंग विद एनी मटेरियल और एनीवेयर। अब एट टाइम्स मैंने प्लास्टिक के साथ भी अरेंजमेंट्स बनाए हैं। ये इकबाना का ही की ही चीज़ शुरू हुई थी ना, जब लोगों ने वेरियस डिफरेंट मतलब 4-5 फूल लगा के एक डेकोरेशन बना दी, मिनिमलिस्टिक फूल के साथ, यस मिनिमलिस्टिक और वेरी सिंपल। उससे पहले कॉन्सेप्ट होता था बुके, अन्ना बड़ा बुके लगना है। अरे जब इन्होंने पहली दफा बनाया ना मेरे सामने इयर्स अगो, तो आई लुक्ड एट यू एंड आई सेड कि ये तो आपने 2 फूल लगा आपने कहा एक फूल के साथ पूरा अरेंजमेंट करके आपने पत्ता उसमें लगा दिया, तो आपने उसको वो कह दिया। अब आपके अपने गार्डन के अंदर, आपके अपने अराउंड इतना कुछ पड़ा हुआ होता है, जब घटाते नहीं आता ना, वो सारी चीजें उनमें से आपको इतना कुछ नजर आते हैं। एक होता है ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप उसको जब सोचते हैं, उसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीजें अपने अराउंड नजर आनी शुरू होती हैं और आपकी वो एक दुनिया ही बदल जाती है। इट्स सो थेरेपेटिक कि आपको मैं बता नहीं सकती। इवन मैं खुद जब कभी डिप्रेसिव मूड में होती हूँ, मैं 2-3 चीज़ें पकड़ के अरेंजमेंट बना लिया और एकदम से अपना स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। और मैं तो इवन सब्जियों के साथ, फलों के साथ, मतलब किसी भी चीज़ के साथ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। क्या नफ्सियात और आर्ट्स की आपस में कोलैबोरेशन हमें बेहतर मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाएगी? क्योंकि आजकल स्कूल्स में एक वक्त होता था जब स्कूल में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पढ़ाई से हटके होती थी उसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था कि ये एक्स्ट्रा है, फिर उसको चेंज कर दिया गया कि भाई को करिकुलर एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि ये भी ज़रूरी हैं आपके लिए। तो नफ्सियात क्या कहती है? मैडम नफ्सियात ये कहती है कि आप जब कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे कि आर्ट, उसमें आप कलर्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैडम फ्लावर्स की बात कर रही हैं, तो फ्लावर्स के साथ हमारा लिंक जो है ना, ये एक नेचुरल लिंक है जिसको हम बायोफिलिया भी कहते हैं। बायोफिलिया का मतलब ये है कि इंसान अपनी, जैसे हम कहते हैं ना घास पे चलने से परेशानी कम होती है, सुकून मिलता है, इसी तरह से फूलों को हाथ लगाने से, इसी तरह से पेंट्स को, कलर्स को हाथ लगाने से, उनको यूज़ करने से, बच्चे आपने देखा होगा हाथों का इस्तेमाल करके अक्सर पेंटिंग्स बना रहे होते हैं, बड़ा उनको कलरफुल लगता है टू इंगेज विद कलर्स बाय हैंड्स, तो वो बड़ा उनको तो फिंगर पेंटिंग इनकरेज करते हैं जी, नॉट जस्ट के आप ब्रश से करें बट हाथ अंदर डालो, हाथ बल्कि मैं तो कहूँगी गेट योर हैंड्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए स्कूल्स के अंदर, क्योंकि अगर ये इकेबाना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक तो ये कि ये एक चीज़ ऐसी है कि जो एक स्किल है, ओवर द ईयर्स आप इसको डेवलप करते हैं और इसकी फर्दर प्रैक्टिस होती है, प्लस आपकी थेरेपी भी है, तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो स्कूल, कॉलेजेस, हमारे यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर इसके ऊपर ना कोई डिग्री करवाई जा रही है, ना कोई कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो ये बस हम एक कुछ लोग हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। तो अब उसमें ये कि मेरे जो स्टूडेंट्स में से कई आप सोचें कि 80+ आंटियाँ भी हैं, और मैंने बल्कि कुछ अर्से पहले एक किया था टीनेजर्स के लिए, फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर भी डिफरेंट जो है उधर जाके भी मैं सेशंस देती हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी एक चेक, तो वो भी एक है।
तो वो ताकि लोग सीखें और उसकी तरफ आएँ, क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल मैडम, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब हम फ्लावर्स या कलर्स के साथ जब काम करते हैं, जैसे आपने कहा आर्ट थेरेपी, तो मैडम उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक होता है जो हमें फ्लाइट एंड फाइट जो होता है ना, हम घबरा रहे होते हैं सिचुएशंस में, वो हमारा काम डाउन हो जाता है, सूद हो जाता है। उस वक्त हम डाइजेस्ट एंड रेस्ट के मूड में चले जाते हैं। जैसे कि मैडम ने कहा है कि इससे हमारा स्टमक भी बहुत बेहतर होता है। जब हम टेंशन नहीं लेंगे, कोई अच्छा ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारा दिमाग सुकून में आएगा, तो हमारा मैदा भी अच्छी तरह काम करेगा। बिल्कुल। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, देखें अल्टीमेटली आपका जहन आपको बताना शुरू कर देता है कि वो डिस्टर्ब्ड है या उसको कुछ मुख्तलिफ चाहिए फ्रॉम द रूटीन। अब अगर आप इकिबाना या किसी भी क्रिएटिव आउटपुट या आउटलेट की तरफ जाते हैं, तो उससे आप पहले से ही कोई बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को काउंटर कर लेते हैं, राइट? लेकिन अब आप इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड हैं, आपको थोड़ी सेंस ऑफ पीस की भी ज़रूरत है, आप नहीं अपना इलाज करवा रहे, आप ना नफ्सियात से बात कर रहे हैं, ना अपना कोई क्रिएटिव आउटलेट, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जिस तरह ये ग्लास है इसमें एक हद तक पानी डाला हुआ है, एक पॉइंट के बाद उसमें इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा कि वो ओवरफ्लो कर जाएगा, और ओवरफ्लो करने के स्टेज पे आपने नहीं लेके जाना। इसीलिए इसको तो मेरे ख्याल से आप अगर महीने में एक दफ़ा भी अगर आप सेशन इस तरह से ले लें, तो आपकी ऑलरेडी वो जिस आपने बताया कि एकदम से आप एक नॉर्मल रूटीन में दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो हम ब्रेक स्पेशली टीनेजर्स को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर्स में हैं। बिल्कुल। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आपने इकिबाना की तालीम फिर कैसे हासिल किया? आपने शेयर तो किया कि आपके पास ये डिग्रीज है, बट हाउ डिड इट हैपन? एक चीज़ जो यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं, जिसके बारे में लोगों ने पाकिस्तान में सुना भी नहीं था आपसे पहले, तो वो किस तरह यहाँ पे आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया, एंड किस तरह से हम लोगों को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आप स्कूल्स कॉलेजेस में जाके पढ़ाती हैं। अब जिस तरह म्यूज़िक क्लासेस होती हैं और डांस क्लासेस होती हैं और डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हज़ार चीज़ें होती हैं स्कूल्स में, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो किस तरह से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, स्पेशली अपनी यंगर जनरेशन को? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ शाइस्ता खावर हैं जो इकिबाना एक्सपर्ट हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट, लैंडस्केप एंड ह्यूमैनिटेरियन। देन वी हैव इरम मखदूम विद अस जो माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं एंड लेक्चरर हैं द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट GCU। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि बातों बातों में रियलाइज़ किया कि आप कुछ कोर्सेज़ और कुछ ऐसी चीज़ें भी GCU में करवाती हैं, राइट मैम? हाँ जी। तो कुछ आप बताएंगी कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के साथ? एक हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है जो तो ना चाहते हुए भी आप लोग कनेक्टेड हैं। जी, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है जो कि बायोलॉजी सोसाइटी के बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आती है। उसमें फ्लावर्स की बड़ी प्यारी अरेंजमेंट, हर साल ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। गॉट टू नो दैट मैडम इज द मैम अरेंजेस देम एंड मैम टीचर्स देम। हाँ, टीचर्स देम, एंड वो उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वेदर मेल और फीमेल, उसमें सब पार्टिसिपेट और करते यही हैं। बात जो हम शायद जी ब्रेक में कर रहे थे कि लोग पता नहीं क्यों इसको वाबस्ता करते हैं एज अ यंग बोर्ड औरत काम, कि मतलब नई नई शादी हुई हुई है लड़की की, या जिन औरतों के बच्चे जवान हो गए हैं अब तो वो बोर हो रही हैं तो वो ये वाला काम कर लें, जबकि ये शौक, इट्स नॉट जस्ट अ शौक, इट्स अ प्रॉपर फील्ड। सही बात है। और इसमें अब जैसे ये GC की बात हो रही है, GC यूनिवर्सिटी में मुझे याद है एक दफ़ा मैंने वर्कशॉप दी तो 100 के करीब स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और उसमें कितने सारे मेल थे। अच्छा, अब मैं पहले तो थोड़ा सा मुझे मज़ा भी आया देख के कि वो जितना वो उसके अंदर जज्बे से और एक्साइटमेंट के साथ कर रहे थे पार्टिसिपेट, फिर स्पेशली आए, उन्होंने कहा कि ये तो इतना सूदिंग है कि बहुत ज़्यादा टेंशन रिलीज़ हुई है। एंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मर्दों के लिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल इसलिए भी बहुत हाई है क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। उनको तो बेचारों को रोने तक नहीं दिया जाता, और ये कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। तो एटलीस्ट इस किस्म की क्रिएटिव आउटपुट्स जो हैं वो हमारे लिए एज फॉर मेन इन सोसाइटी कितनी पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है मैडम। देखें, आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड एज में लोग जाके गार्डनिंग बहुत करते हैं, मेन स्पेशली दे लव गार्डनिंग, टेरेस गार्डन, होम गार्डन्स। तो वो क्या हो रहा होता है, गार्डनिंग इज़ बेसिकली लविंग द नेचर एंड कमिंग टूवर्ड्स द फ्लावर्स।
तो जो उनको पूरी ज़िंदगी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, शायद गार्डनिंग में मिल जाता है। तो अगर वो यंग एज में ही गार्डनिंग की तरफ चले जाएं या फ्लावर लव या जिस तरह से मैडम की आर्ट है इकेबाना इसकी तरफ चले जाएं, तो मे बी दे बिकम आहिस्ता आहिस्ता जो है कम स्ट्रेस्ड, ओल्ड एज में जाते जाते लेस स्ट्रेस्ड हो जाएं। बिल्कुल। और यंगस्टर्स को इस साइड पे बहुत ज़्यादा अब मैं उसकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए यंगस्टर्स सारा वक्त आप टिकटॉक और सोशल मीडिया और उसमें आप अपनी पार्टीज़ और ये वो इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। इस तरह की चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व अपने आप को करें तो उनके भी बहुत, आपको पता है कितने सुसाइडल प्रॉब्लम्स आजकल चल रहे हैं और कितने ज़्यादा। और देखिए मोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन 60-70% शायद जी इज अंडर 30 यंगस्टर्स, 30 साल से कम उम्र की एज है, ऑलमोस्ट 70% और लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद बड़ा मुश्किल है, बड़ा ये। और आप यकीन माने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जब थोड़ा सा काम करते हैं कहते हैं इतना आसान है। अब ये जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, कनेड में बहुत सारी लड़कियों ने आफ्टर माय सेशंस दे स्टार्टेड बिजनेस। उन्होंने छोटे छोटे से अपने घरों में कोई छोटा मोटा अपना काम करना शुरू कर दिया। आप जब पहले प्रोग्राम पे आती थी तो आप इस तरह गाइड करती थी कि भाई ये इस किस्म की चीज़ें बना के आप बड़े आराम से सेल कर सकते हैं। उस वक्त तो इतनी ऑनलाइन बेचने वाला सिस्टम भी नहीं था। अब उन्हीं चीज़ों को आज अगर लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक आपकी इनकम, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप चाहे इसको एज प्रोफेशन लेके चलें और चाहे अपनी थेरेपी के लिए करें, मतलब ये इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आपकी अपनी जो एक मेडिटेशन होती है उसको अगर आप लेके चलें तो मुझे लगता है लेकिन कि अगर आप बहुत सारे इश्यूज प्रोफेशनली लेके चलना चाहते हैं, जैसे कि आप बात कर रही हैं, जैसे कि आप लेके चल रही हैं, तो इसका प्रॉपर कोर्स है। क्योंकि यहाँ पर भी है। अभी जिस तरह मैं क्लासेस ले रही हूँ उसके अंदर ये कि प्रॉपर 5 बुक्स हैं इसकी, और उसको फिर ग्रेजुअली आपको सिखाएंगी। जी वो मैं ले रही हूँ क्लासेस, मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो बाकायदा उसकी सेशंस लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना, अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये जो है इसका टाइम वेस्ट है, और बहुत ज़्यादा यूँ समझे अवेयरनेस सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अक्सर लोगों को ये लगता है, अक्सर तो लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है जी, हम तो या तो बहुत मुश्किल है या फिर ये क्या काम है, ये क्या है, फूल पौधे ही लगाने हैं और ऐसे करके लगा दो। बट व्यूअर्स एक्चुअली ये बड़ा पेशेंस वाला काम है। अब जापानीज ही आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो वो पॉटरी की अगर कोई चीज़ टूट जाती है वहाँ पे तो उसको सोने के पानी से जोड़ा जाता है, तो इवन दो उसमें क्रैक आ गया होता है लेकिन इम्परफेक्शंस को भी हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। और समटाइम्स आपकी वो चीज़ देखने में लोगों को शायद वो फालतू की लगे, लेकिन उसको जब आर्टिस्टिकली आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो एक ज़बरदस्त सी कोई चीज़ वैसे खिल के और निखर के बाहर आती है। सो अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप हमारे व्यूअर्स को मैम क्या पैगाम देंगी और आप क्या देंगी? फर्स्ट मैं तो यही इनको पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी जहनी सेहत को बेहतर करने के लिए हर पॉसिबल जो इकदाम है वो लें, चाहे इकेबाना हो, चाहे कोई भी आर्ट थेरेपी हो। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर के पास जाना या साइकोलॉजिकल हेल्प लेना कोई स्टिग्मा है, तो अगर आप उस तरफ नहीं जा रहे तो एटलीस्ट इस तरफ तो आएँ कि आपकी जहनी सेहत बेहतर हो। और जैसे कि मैडम इतना अच्छा काम कर रही हैं, इकेबाना को प्रमोट कर रही हैं, तो आप इकेबाना की तरफ ही आ जाएँ। एटलीस्ट आप कुछ सूदिंग फील करेंगे और एज अ यंगस्टर आपके पास सोर्स होगा टू चैनलाइज योर इमोशंस एंड गेट बेटर मूड एवरी डे बाय यूजिंग जस्ट सिंपल आर्टिस्टिक फ्लावर डेकोरेशन एट योर होम। बिल्कुल सही। और बात ये है कि शायद जी आज का हमारी ऑफकोर्स गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगी। व्यूअर्स, हम एशियन कल्चर स्पेशली जापानीज़ कल्चर को देख के कहते हैं यार देखो कितने स्लिम एंड स्मार्ट है, कितनी अच्छी उनकी ड्रेसिंग होती है, वो जो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए चीज़ें करते हैं। मैं हमेशा आपको एक ही बात व्यूअर्स बार बार कहती हूँ, आपका जिस्म, आपका चेहरा, आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी रिफ्लेक्शन होता है। तो अपने अंदर को जब आप पीसफुल कर लेंगे, और देखिए ज़रूरी नहीं है कि इकेबाना ही आपके लिए वर्क करे, हो सकता है कि कोई और किस्म का मोड आपके लिए वर्क करे। मे बी लैंडस्केपिंग वर्क्स फॉर यू, मे बी अंदर घुस के खोद के चीज़ों से आपको सुकून मिलता है, शायद कुछ लोगों को डेलिकेट काम करने से मिलता है, लेकिन कुछ तो करें, अपनी ज़ात के लिए करें। जी मैम। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह मैं हीलिंग थ्रू आर्ट लेके चल रही हूँ, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कि अगर आप इकेबाना साइड पर आते हैं तो आपकी अपनी एक तो जो आपकी मेंटल जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई टेंशन्स हैं, एंजाइटी है, एक तो उससे आप बचेंगे। सेकेंडली आप खुद से भी अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। सो ज़रूर किसी क्रिएटिव काम में, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आगे चैलेंजेस भी फेस करने हैं। अगर वो इसी स्टेज से अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन फील करेंगे तो आगे वो बाकी चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे। सो
किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें अपने आप को। वही वाली बात जो व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द डे हम आपको वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। कभी हम बात करते हैं टॉक थेरेपी की, कभी हम बात करते हैं आर्ट थेरेपी की, कभी हम मतलब हम वेरियस डिफरेंट एवेन्यूज़ हमेशा टच अपॉन करते हैं। आपके लिए जो चीज़ सूटेबल है, जो आपके लिए वर्क करती है, आप उस डायरेक्शन में ज़रूर जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर। देखें व्यूअर्स, ये जो दिमाग है ना, इसको हम सबसे ज़्यादा हल्का लेते हैं। टांग में दर्द हो जाएगी फ़ौरन डॉक्टर के पास भागेंगे, लेकिन जब जहनी तौर पे डिस्टर्ब्ड होंगे तो हम उसका ना कोई इलाज ढूंढते हैं, ना ही कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। माई पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिव आउटलेट्स हमेशा होने चाहिए, ताकि जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको निकालने का या एक्सप्रेस करने का कोई तो आपके पास फॉर्म हो। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतयाब करे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।